सो फ्रेंड्स, हमने ये देखा है कि दुबई में जो अट्रैक्शन है वो अपनी टैक्स फ्री इनकम की वजह से है। लोग जो आ रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हों, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हों, उनको सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है टैक्स फ्री इनकम की। लेकिन बाकी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या उनको पता ही नहीं होता कि ये ऑप्शंस भी मिल सकते हैं जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, और ये नेगोशिएशन का पार्ट होता है। सो मैंने कहा एक लिस्ट है मेरे पास जो आप नेगोशिएशन के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जब भी कंपनी के साथ नेगोशिएट करो, क्योंकि हो सकता है कभी-कभी आपको एक इतनी लिबर्टी मिल जाए, कोई कंपनी इतनी लिबर्टी दे रही हो कि वो आपको ऑप्शन दे के अच्छा आपको ये काम करना है, आपको फ्लाइट्स लेनी है, आपको नहीं लेनी है, आपको पैसे लेने हैं उसके बदले। तो वो चीज़ें आप अपने हिसाब से उस वक़्त नेगोशिएट कर लें, क्योंकि कभी-कभी यहाँ पर जो पहली दफ़ा में नेगोशिएट हो जाता है वही चीज़ आपके थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट रहती है, उसको चेंज करना मुश्किल होता है। सो फॉर दैट रीज़न मैंने कहा एक लिस्ट आपके पास 10-12 चीज़ों की, जिसके अंदर आप अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी क्या-क्या चीज़ें नेगोशिएट करते हैं फ्रॉम योर कंपनी हियर इन दुबई। सो अगर आपने ये चैनल पहली दफ़ा देखा है, ये वीडियो आपके सामने पहली दफ़ा आई है, तो मैं इस चैनल के ऊपर मल्टीपल टाइप्स की वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, जिसमें पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, जिसमें पॉडकास्ट, रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोज़, रीलोकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोज़, मैं उनके ऊपर बात कर रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ। सो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक कर दें इस वीडियो को, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो बात हम कर रहे थे कि आपको टैक्स फ्री इनकम के अलावा क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर जब आप आ रहे होते हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर और वाइडर जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर, तो क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और इसमें से जो पहला पॉइंट है, ये मेरे साथ खुद हुआ था जब मैं कतर गया था, और वहाँ पर क्योंकि थोड़ा-सा डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो मुझको पता था कि ग्रेजुटी तो मिलनी है। मैं 1 डेढ़ साल के लिए वहाँ पर था, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। लेकिन ग्रेजुटी मुझे नहीं मिली, और उसका रीज़न ये था कि मैंने जिस टाइम पे मुझको कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया उसमें मैंने देखा था कि जो मेरा एक्चुअल लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, उसके अंदर प्राइस जो अमाउंट लिखी हुई थी वो ज़्यादा थी कंपेयर टू मेरे जो अपने जो कंपनी की तरफ से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो बाद में मुझे समझ में आया कि जब ये इस तरह से होता है तो बेसिकली कंपनीज़ करती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कुछ सैलरी दे रही होती हैं, और आपकी जो ग्रेजुटी होती है वो आपको उसके अंदर एडजस्ट कर देती हैं हर महीने के। तो अगर मैं बाद में जाकर लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कुछ कहता भी या अपना केस पुट अप भी करता, तो वो कहते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करें मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 20,000 दिरहम्स सैलरी लिखी हुई है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 21,000 दिरहम सैलरी आ रही है। आपके एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी 21,000 दिरहम की सैलरी है, लेकिन आपके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कम सैलरी आ रही है, और उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि वो आपको ये शो कर रहे हैं कि हर महीने आपके महीने के 1000 दिरहम्स ऐड कर रहे हैं आपकी सैलरी में, तो आपकी ग्रेजुटी वहीं के वहीं वो कवर कर रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ कंपनीज़ करती हैं। सो आपको इसमें मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप देख लें कि आपकी जो सैलरी लिखी हो आपके कॉन्ट्रैक्ट में, जो कंपनी की तरफ से आया है, और जो आपके जो जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आया है, उन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और ये थ्रू आउट चाहे किसी भी मुल्क में हो जीसीसी के, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं ग्रेजुटी के टाइम पर। तो ये मैंने कहा कि आपको बता दूँ, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी बेनिफिट्स, ये चीज़ भी जिस टाइम पर साइन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, तो उस वक़्त देख लें। दूसरे पॉइंट पर, आजकल कोविड के बाद से एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है लोगों को फ्लेक्सिबल वर्किंग की। तो अगर आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग का ऑप्शन मिल रहा है, जिसके अंदर कंपनी ऑफ कोर्स वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखेगी, लेकिन आपको अपने जो पीयर्स हैं उसके थ्रू पता चल जाता है। फ़र्ज़ करें आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक कंपनी आपको कहती है कि नहीं, आपको हर सूरत में 5 डेज़ अ वीक ऑफ़िस आना है, और एक कंपनी कहती है कि नहीं, आपको कहीं से भी काम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक कंपनी कहती है नहीं, हाइब्रिड वर्किंग एनवायरनमेंट है। तो मेरे ख़्याल से हाइब्रिड वर्किंग एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप थोड़ा-सा इन टच भी रहते हैं कंपनी के साथ, जो ऑफ़िस में काम चल रहा है उसके साथ भी। कंप्लीटली मेरे ख़्याल से आप ख़ास तौर पे नई जॉब में आ रहे हैं तो कंप्लीटली रिमोट होना सही नहीं है। तो उसके लिए आपको मेरे ख़्याल से हाइब्रिड अप्रोच रखनी चाहिए। जो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा कह रही हों कि नहीं, आपको ऑफ़िस आना ही आना है, और रोज़ाना आना है, और फ़िक्स टाइम पे आना है, तो वो जॉब कोशिश करें कि एज़ मच एज़ पॉसिबल अवॉइड करें। बहुत रश होता है यहाँ पर दुबई के अंदर। इवन मैं रियाद में भी किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा रश है। सो उन कंपनीज़ को अवॉइड करें जो आपसे कहती हैं कि आपको हर सूरत में ऑफ़िस आना ही आना है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मिलता है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, कोई और जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर वही चीज़ चूज़ या सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नेगोशिएट कर सकते हैं, इट्स बेटर। अगला पॉइंट है स्टॉक्स ऑप्शंस का या बोनसेस का। तो वो भी कंपनीज़ नॉर्मली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में लिख रही होती हैं, लेकिन अगर
आपको अपने कोई कोलीग, एक्स कोलीग या लेट्स से कोई एक्जिस्टिंग बंदा जो वहाँ पर काम कर रहा है, उससे आप कोई बात-वात कर लें, उसी कंपनी के बारे में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक्स के कौन से ऑप्शंस मिलते हैं या कंपनी के बोनसेस का क्या पॉलिसी है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी कुछ कंपनीज़ बहुत अच्छे-अच्छे बोनसेस भी दे रही होती हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ बेसिक सैलरी भी मिल रही होती हैं या इवन इससे भी ज़्यादा। सो बोनस आपका एक डिफरेंट लेवल का क्राइटेरिया लेकर आता है। आपको उसमें भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि मिनिमम बोनस इतना होना चाहिए, इंसेंटिव बोनस इतना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पहले से, अगर आप सेल्स की जॉब में हैं तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये चीज़ें आप पहले से नेगोशिएट कर सकते हैं कंपनी के साथ या रेट नेगोशिएट कर सकते हैं। आप किसी भी डील के ऊपर 5% आपको मिलना चाहिए, 4% मिलना चाहिए, 6% मिलना चाहिए। ये चीज़ें आप नेगोशिएट कर सकते हैं बिफोर साइनिंग अप द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शन का भी, जो ऑप्शन मैंने आपको शुरू में बताया था, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। कभी-कभी कंपनीज़ कहती हैं कि आप जितने भी आप कंपनी के स्टॉक्स लेंगे, हम आपको 20% फ्री में देंगे। यानी कि अगर आपने 100 दिरहम के स्टॉक्स आप खरीदते हैं, तो 15% या 20% उसमें से हमारी तरफ से फ्री होंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। नॉर्मली जो आप जिस कंपनी में भी जा रहे हैं, तो हो सकता है वो इतनी परफ़ॉर्म कर रही हो कि आपको उसमें वैल्यू मिल जाए 15-20% जो कंपनी की तरफ से स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, इन केस आपको कंपनी ऑफ़र करती है, और अच्छी कंपनीज़ नॉर्मली ऑफ़र कर देती हैं इस तरह की चीज़। तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए और उसको उसके ऊपर भी नेगोशिएट करना चाहिए। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज़, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर। भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अगला पॉइंट जो रिलेट करता है जीसीसी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर शुरू से रहा है कि जो आपको हाउसिंग मिलती है वो अक्सर कंपनीज़ खुद दे रही होती हैं। अब उसके अंदर अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब कंपनीज़ उसके अंदर प्राइस इन कर देती हैं आपके पूरे पैकेज के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कंपनी बोले कि भई हम आपको एज़ मच, और कुछ कंपनीज़ अभी भी इस तरह से कर रही हैं कि अपने एम्प्लॉइज़ को जितना भी उनकी बजट है, उस बजट के अंदर वो जो भी सेलेक्ट करते हैं, उनको वो घर मिल जाता है। लेकिन मैं क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आपकी सैलरी उतनी नहीं होती है, लेकिन आपके जो घर की लोकेशन होती है और घर का साइज़ होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा होता है। और जब इस तरह से होता है, तो आप ऑटोमैटिकली ओवर स्पेंडिंग में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद देखना चाहिए। अगर आप पॉसिबल हो सके, तो जो सिनेरियो चल रहा है करंटली मार्केट के हिसाब से, उसके हिसाब से नेगोशिएट करें। चाहे आपको वो होम अलाउंस मिल रहा हो, चाहे आपको वो घर खुद से दे रहे हों। ये चीज़ें डिपेंड करता है कि का सिनेरियो क्या है आपका, करंटली मार्केट सिचुएशन कैसी है और आगे आपको क्या लग रहा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि दुबई की जो मार्केट है, हाउसिंग मार्केट, वो ऊपर की तरफ जा रही है और अभी भी थोड़ा-सा उसमें जूस है जो कि ऊपर जा सकती है। सो उस केस के अंदर अगर आप लॉक कर लेते हैं अपना हाउसिंग अलाउंस, तो वो शायद सही ना हो। अगर आप लॉक करते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे स्पेसिफिक एरिया के अंदर घर चाहिए और ऐसा घर चाहिए और उसके अंदर मुझको ये पैसे मिलने चाहिए, तो हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर हो। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी सिनेरियो के ऊपर, किस टाइम पर आप ये नेगोशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ आपको अगले पॉइंट के अंदर बल्कि मैं बात करता हूँ कि कुछ कंपनीज़ आपको रीलोकेशन अलाउंस भी देती हैं। और रीलोकेशन अलाउंस कितना मिलता है, क्या नेगोशिएशन होनी चाहिए, कभी-कभी कंपनीज़ आपको बताती भी नहीं है, और अगर आप पुट अप करते हैं ये चीज़, तो फिर वो नेगोशिएशन में आती है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। इसको भी रखें कि नेगोशिएशन अलाउंस भी कोई चीज़ होती, सॉरी, रीलोकेशन अलाउंस भी कोई चीज़ होती है और उसके अंदर आपको पैसे मिल सकते हैं अगर आप मूव कर रहे हैं यूएई। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के अंदर भी ये चीज़ होती है, और इंटर कंपनी यानी कि आप कोई और नई कंपनी में आ रहे हैं, तब भी ये चीज़ होती है। कुछ कंपनीज़ बिल्कुल ही पॉलिसी नहीं रखती इसकी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कंपनीज़ पॉलिसी रखती हैं या जिनको नेगोशिएशन पॉइंट है जिनका, तो उनके साथ आपको लाज़मी नेगोशिएट करना चाहिए। अच्छा, रीलोकेशन और हाउसिंग की जो बात हो रही है, इसके अंदर मैं रेगुलरली जो वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, उसके अंदर 1-2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको दुबई की रियल एस्टेट का जो एक्सपोज़र है वो मिलना शुरू हो जाता है। स्मार्ट क्राउड हो गया, प्रिप्को ब्लॉक हो गया या स्टेक हो गया, इसके अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको महीने का रेंटल भी मिल सकता है, और इसकी अमाउंट स्टार्ट होती है फ्रॉम 2000 दिरहम्स। आप 2000 दिरहम्स एंड ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर सकते हैं, 200,000 दिरहम्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू हैव। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई बैंक की तरफ नहीं जाना पड़ता, और इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने की। मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाता भी रहता हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स भी लगाए हुए हैं। लेकिन अगर आपको इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर जो कि दुबई के रिलेटेड हैं, उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप
मेरा रेफरल लिंक यूज़ कर सकते हैं और 250 दिरहम का 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट 2000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, पहले हमने बात की थी वर्क फ्रॉम होम की, अब बात करते हैं वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब कंपनीज़ इतनी भी ओपन हो गई हैं कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि आप इवन कंट्री में रहना भी ज़रूरी नहीं है और आप काम कर सकते हैं, तो इट इज़ वेल एंड गुड। बट उसके अंदर सारी कंपनीज़ ऑफ कोर्स ये ऑप्शन नहीं देती हैं। कुछ कंपनीज़ सिक्योरिटी की वजह से नहीं देती हैं और कुछ कंपनीज़ अपनी पॉलिसीज़ की वजह से नहीं देती हैं। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उन्होंने पहले बड़े रिजिड होते थे। अब वो बिल्कुल इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं कि अब अपने कहीं से भी पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हैं और फिक्स एलोकेशन डेज़ दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले, अगर आपको नेगोशिएशन पॉइंट नहीं भी है, तब भी ये चीज़ें इन आप जब भी डिसीज़न लें, अपना इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लें। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और क्या-क्या कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी होंगी। तो ये चीज़ें आपको अपने एक्जिस्टिंग लोगों से पता चलेंगी जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने जो लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनसे पता चलेंगी। कुछ कंपनीज़ इसके अंदर ये भी कर रही होती हैं कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर रही हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंपनी के अंदर काम करते हुए एक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है और दूसरे बंदे का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स। तो वो भी देखना पड़ता है कि आप जिस तरह हायर हो रहे हैं, वो परमानेंट हायर हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हायर हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको जब भी आपको ये नेगोशिएट करें, तो आपको ये चीज़ें वैल्यू करें जिस टाइम पर हो सकता है आपको ये वीडियो याद आ जाए। तो प्लीज़ उस वक़्त अपने कोलीग्स को भी बताइएगा कि ये एक चैनल था जिससे मुझे ये पता चला। अगला पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वन ऑन वन कॉल के अंदर मेरे साथ बात हो रही थी एक साहब की और मैंने उनको ये पॉइंटर दिया था और उन्होंने नेगोशिएट किया फिर यहाँ पर यूएई के अंदर एक कंपनी के साथ और उनको जो फ्लाइट्स के रिटर्न टिकट मिले, वो मिले कनाडा से, क्योंकि उनकी पीआर हो चुकी थी कनाडा की। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो रिटर्न फ्लाइट की नेगोशिएशन है वो प्रॉपर करें। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट है और कहीं और आप नहीं काम कर चुके हैं, तो आपको फिर रिटर्न फ्लाइट भी पाकिस्तान से मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप इस वक़्त लेट्स से सऊदीया में बैठे हुए हैं और सऊदीया से आपको पीआर हो गई है कनाडा की, आप लैंड करके वापस भी आ गए हैं। अब आपकी कंपनी के साथ रिलोकेशन एक और नेगोशिएशन चल रही है लेट्स से यूएई बेस्ड कंपनी की। वो जो यूएई बेस्ड कंपनी है, वो समझ रही है कि आप कनाडा में हैं या सऊदीया में, जहाँ भी हैं, वो कहती है कि अच्छा, आपको हम जो आपकी फ़्लाइट देंगे वो कहाँ की दें? वो खुद पूछेंगे आपसे कि कहाँ की दें? पाकिस्तान की दें या कनाडा की दें? तो आप बोलें कनाडा की दें, ज़ाहिर-सी बात है कनाडा की एक्सपेंसिव फ़्लाइट है। अगर आपको बिज़नेस क्लास कनाडा की फ़्लाइट मिल रही है, तो सोचें हर साल के कितने पैसे आपको फ़ायदा करेंगे यहाँ पर। तो मैंने उन साहब को बताया था और वो अभी तक मुझे मैसेज करते हैं कि यार थैंक यू वेरी मच इस बात का, क्योंकि उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर वो पाकिस्तान कह देते थे उस टाइम पर, तो उसके बाद तो वो चेंज नहीं होता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी अपने छोटे-छोटे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको नोट करें, जिस टाइम पे नेगोशिएट करें, उस टाइम पर आप उस चीज़ को कंपनी के साथ बात करें कि हमें किस पॉइंट पर अगर इवन वो नेगोशिएशन पॉइंट भी नहीं है, तब भी उस चीज़ को एटलीस्ट बातों में लेकर आएँ। और अगर आप कहीं और से हैं, यूएई आ रहे हैं, बीइंग एन एक्सपैट, तो आप पैसे भेजेंगे, पैसे कैसे भेजेंगे? यहाँ पर मेरे पास 2 ऐप्स हैं, एक टैप टैप सेंड और एक रिमिटली। दोनों में आपको रेफरल बोनस मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको यूज़ करते हुए अगर आप भेजेंगे पैसे, तो आपको 25 दिरहम्स, 35 दिरहम्स इसके करीब के पैसे, अगर आप यूके से भेज रहे हैं, यूएस से भेज रहे हैं, तब भी आपको डॉलर्स के अंदर पाउंड और डॉलर के अंदर पैसे मिल सकते हैं। रेफरल बोनस जो आपको यूज़ कर सकते हैं आप किसी किसी भी जगह पे जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन पैसों को। आई होप कि आपको ये ऐप्स अच्छी लगे। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूँ, A1। अगला पॉइंट है मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड। अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस तो मेक श्योर करें कि अपनी कंपनी के थ्रू लें। कुछ कंपनीज़ नहीं दे रही होती हैं, लेकिन फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसिव पड़ सकता है। दिस इज़ अ बिग कॉस्ट। मैं आइडिया दे दूँ आपको, अगर आपकी फैमिली ऑफ 5 है विद 3 किड्स एंड 1 वाइफ, तो 4 लोगों का जो आपका कॉस्ट बनेगी, वो तकरीबन कोई 20,000 दिरहम्स के करीब बन सकती है, एक नॉर्मल अच्छा मेडिकल लेने में। तो ये साल की बता रहा हूँ मैं। तो अगर इतनी बन रही है कॉस्ट, तो आप बेहतर ये है कि इसको नेगोशिएट करके अपने पैकेज के अंदर डालें, क्योंकि 2000 या फिर आप 2000 दिरहम ऐड करवा लें। लेकिन पॉइंट ये होता है कि जब आप फैमिली का मेडिकल लेते हैं थ्रू कंपनी, तो वो आपको डील भी अच्छी मिलती है और उसके अंदर आपको फ़ायदे भी हो रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो मेडिकल की चीज़ है, ये नेगोशिएट करें कंपनी के साथ और उसके थ्रू ही इंश्योरेंस लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, मैं अभी एक वन ऑन वन कॉल पे अगेन बात कर रहा था, सऊदीया से एक साहब थे, उनके साथ बात कर रहा था। उन्होंने भी वो कनाडा से पाकिस्तान से मिक्स किस्म की उनकी एक हिस्ट्री थी, लेकिन वो सऊदीया में उनको ऑप्शन मिला था। उन्होंने जो नेगोशिएट किया था, उनके 2 बच्चे इनफैक्ट ऑटिस्टिक थे।
उन्होंने ट्राई किया अपनी नेगोशिएशन के टाइम पर कि भाई मुझे इनकी, क्योंकि वो नॉर्मली इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है इस तरह की थेरेपीज़। तो उन्होंने नेगोशिएट किया कंपनी के साथ कि मुझे इनके पैसे चाहिए या आप मुझको इनकी रिइंबर्समेंट करें या इंश्योरेंस में कवर करवाएँ। तो उन्होंने जब ये नेगोशिएट किया तो वो काम हो गया। तो जब भी बात करें वो फेमस सेइंग है ना कि द आंसर इज़ क्या 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 है वो? वो है इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज़ ऑलवेज़ नो। सो ये मेक श्योर करें कि जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो लिख लें, ताकि वो चीज़ मिस ना हो, और मेरी वीडियो को बुकमार्क कर लें, लोगों को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस तरह की चीज़ याद रहे। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो दुबई बहुत अच्छी जगह है इस चीज़ में, कुछ जॉब्स में आपको ट्रैवलिंग मिल रही होती है। तो अगर ऐसी चीज़ है तो वो भी आप ज़रा अच्छी तरह से, कुछ कंपनीज़ होती हैं कि कहती हैं कि भई नहीं, ट्रैवलिंग के अलाउंस नहीं मिलेंगे, हम आपके सारे एक्सपेंसेस बियर करेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं कि आपको पैसे चाहिए और ट्रैवलिंग के आप खर्चा खुद कर लेंगे, तो वो अगेन आपको, आपकी नेगोशिएशन पावर है वहाँ पर कि आपको किस तरह से देखना है। ये चीज़ कोई मेक एंड ब्रेक नहीं है सिचुएशन में, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो अगर ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो उसके अंदर आपकी की अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो ट्रैवलिंग अगर है जॉब में तो उसको भी नेगोशिएट आप कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेट्स से बिज़नेस क्लास, लेट्स से इकोनॉमी, लेट्स से जो आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग है वो किस तरह की होगी, कंपनी बेयर करेगी या आपको पे करके खुद रीइंबर्स करवाना पड़ेगा, सो एंड सो फॉर्थ। सो मल्टीपल चीज़ें हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनका कल्चर कैसा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या काम कर रहे हैं वो, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको किस तरह से एंगेज रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपके वर्क प्लेस के अंदर आपको वैल्यू किया जा रहा है, आपकी हैप्पीनेस को मैटर कर रही है आपके जो भी मैनेजर्स हैं उनके लिए। सो ये चीज़ें ऑफ कोर्स आपको जब आप जाएँगे तब पता चलेगा, या उससे पहले जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उससे पता चलेगा। मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाने से पहले ही उनको जब फीडबैक मिल जाती है तो वो नहीं जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का मैनेजर मिल रहा है और वो किस तरह का आपको फीडबैक देगा आगे जाकर। सो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा-सा रिसर्च कर सकें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगला पॉइंट है कार बेनिफिट और पेट्रोल बेनिफिट और ट्रांसपोर्ट बेनिफिट। इसमें इस तरह से होता है कि एक फिक्स कंपोनेंट होता है आपकी सैलरी का ट्रांसपोर्टेशन का, वो तो आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनीज़ कभी-कभी आपको गाड़ी अलग से देती हैं, कभी-कभी पेट्रोल अलग से देती हैं, तो वो अगेन आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। अगर आपकी सेल्स की जॉब है तो उसके अंदर हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो, अगर आपकी साइट्स की जॉब है तो हो सकता है उसके अंदर ट्रैवलिंग ज़्यादा हो। ये आप मेक श्योर करें कि आप डिसाइड करवा करवा लें कि भाई गाड़ी कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, आइदर ड्राइवर होगा, आइदर आपको खुद जाना होगा तो जो शुरू का टाइम होगा वो कैसे गुज़रेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी। अगेन ये बातें छोटी हैं लेकिन आपको दिमाग में होंगी तब आप इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकते हैं। अगर 2 जॉब्स का ऑप्शन है तो आपको पता होगा कि एक में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और उसमें वो लोग गाड़ी भी नहीं दे रहे हैं, गाड़ी मुझे अपनी यूज़ करनी है, सिर्फ़ पेट्रोल दे रहे हैं। दूसरी जॉब में आपको गाड़ी दे रहे हैं लेकिन पैसे कम हैं। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखकर अपना डिसीजन खुद लेना। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। मेरे ख्याल से रेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएई के अंदर, जो एक्सपेंसिव चीज़ है वो बच्चों की एजुकेशन है। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं उसके अंदर आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है यहाँ पर रहना। बहुत सारी कंपनीज़ अभी भी आपको स्कूल एजुकेशन अलाउंस देती हैं लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ नहीं दे रही हैं, और अब उसके अंदर भी बहुत सारी नेगोशिएशन आती हैं कि आपको आइदर वो कैश देंगी, आइदर वो स्कूल को डायरेक्ट रीइंबर्स करेंगी, आइदर वो उसके अंदर स्कूल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शामिल है, नहीं है, आइदर वो आपको पार्ट देंगी स्कूल फीस का। लेट्स से अगर स्कूल की फीस $40,000 दिरहम्स है साल की, तो उस हो सकता है वो सिर्फ 20,000 दिरहम्स दें। हो सकता है वो आपको बुक्स के पैसे ना दें, हो सकता है वो आपको डायरेक्ट स्कूल को रीइंबर्स, एज़ आई सेड, रीइंबर्समेंट करें। तो ये सारी चीज़ें अगेन इन्फॉर्म्ड डिसीजन होने चाहिए। एक जॉब से दूसरी जॉब, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होगा अगर आपको एक जॉब में स्कूल एजुकेशन मिल रही है और दूसरी में नहीं मिल रही और उसके अंदर पैसों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको स्कूल एजुकेशन वाली जॉब सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें आपको फ्री स्कूल एजुकेशन मिल रही है, नथिंग लाइक इट, उसमें बहुत पैसे बचते हैं आपके। अच्छा, उसके अंदर भी एक अलग टॉपिक है, ख़ैर वो किसी और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है तो उसमें कभी और बात करेंगे, लेकिन स्कूल एजुकेशन अगर फ्री मिलती है तो उसके अंदर भी पिटफॉल्स आ रहे होते हैं कि आपके बच्चे जिस फ्री स्कूल में जा रहे हैं आपके हिसाब से, वो खर्चे आपके करवाएँगे। हो सकता है आपको स्कूल तो फ्री मिल रहा हो आपकी कंपनी की तरफ से, लेकिन ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के पैसे तो इस ऑफ़िस नहीं देगा। तो पता चला आपके बच्चे जहाँ जा रहे हों, वो पीयर प्रेशर में आकर वो ऐसी जगह जा रहे हों, जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है और आप उसको नहीं चाह रहे हो कि आपके बच्चे फ़ॉरेन टूर पे जाएँ अकेले। तो लेकिन वो पीयर प्रेशर में आ जाएँगे। तो उस केस के अंदर आपको ये देखना है कि स्कूल की फ़ीस
कंपनी की तरफ से पे करना ज़्यादा बेहतर है, या उस कंपनी की तरफ जाएँ जहाँ पर वो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं और आप बजट के अंदर स्कूल खुद देख सकते हैं। अगेन चॉइस इज़ अप टू यू, मैं सिर्फ़ आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ। अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इस तरह से कि अक्सर जो सैलरीज़ होती हैं वो एक ख़ास ब्रैकेट की होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपकी 30,000 दिरहम की सैलरी है, तो आप ये ट्राई करें उसके अंदर, जो कि होती हैं बहुत सारे लोगों की, अभी लोग कहना शुरू हो जाएँगे कि इतनी कहाँ होती है सैलरी भाई, 30,000 क्या है, 1 लाख दिरहम की सैलरी भी महीने की होती है, 2 लाख दिरहम भी होती है। और पाकिस्तानी इंडियंस की मैंने देखी है इस तरह की सैलरीज़, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग अपना जो एक मेंटल बैरियर है ना, उससे मेरे ख़्याल से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट पर मुझे भी थोड़ा-सा शक हुआ था, एक दफ़ा किसी ने मुझे 3.5 लाख दिरहम की सैलरी बताई थी महीने की, तो उस पे मैंने बोला था कि ये साल की बता रहे हैं या महीने की बता रहे हैं? तो मुझे पता चला था कि ये महीने की सैलरी है। तो वो मेरे लिए भी एक शॉक था। लेकिन 50,000 दिरहम, 60,000 दिरहम, 1 लाख दिरहम फॉर अ इंडियन मिल जाती है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं होती है, जिसमें लोग कह रहे होते हैं। मुश्किल होती है ऑफ़ कोर्स, ये सैलरी किसी के लिए भी मुश्किल है इतनी बड़ी, लेकिन मिल जाती है, सिर्फ़ वो पासपोर्ट पे डिपेंड नहीं करता। एनीवेज़, बात ये हो रही थी कि 30,000 दिरहम के करीब का अगर आपका ब्रैकेट आ गया ना, तो उसको ट्राई करें कि एट मैक्सिमम आप कोशिश करें कि उसको बेसिक की तरफ ज़्यादा लेकर जाएँ और कंपनी से नेगोशिएट करें। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पर जो गोल्डन वीज़ा के रूल्स हैं, और गोल्डन वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। गोल्डन वीज़ा के जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। अभी तक 30,000 दिरहम्स ग्रॉस सैलरी के ऊपर गोल्डन वीज़ा मिल जाता था। अब सुना है कि जो बेसिक सैलरी अगर आपकी 30,000 दिरहम है और उसके बाद अलाउंसेस अलग हैं, तो जाके फिर गोल्डन वीज़ा मिलता है। तो बेहतर वैसे कंपनीज़ एक, अगेन वो ग्रेजुटी में कहना चाहिए था। कंपनीज़ एक गेम खेल रही होती हैं, उसमें ग्रेजुटी के अंदर आपकी जो बेसिक इनकम है वो कम शो करके अपनी ग्रेजुटी बचा रही होती हैं कंपनीज़। तो उसमें ट्राई करें कि एट मैक्स जितनी बेसिक सैलरी हो सकती है वो करें, और कंपनी को बोलें कि भाई मुझे गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना है। कम होगी सैलरी तो शायद मुझे ना मिल सके। वैसे तो आइडियल केस में 30,000 दिरहम्स की बेसिक होनी चाहिए, और फिर उससे ऊपर जितने भी पैसे हों वो अलाउंसेस में अलग से वो दे सकते हैं। लेकिन कंपनीज़ अपने हिसाब से गेम करती हैं, तो आपको अपने हिसाब से एट मैक्स जितना कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने सैलरी तो डिसाइड कर ली, लेकिन अब उसका कंपोनेंट जो बेसिक का कंपोनेंट है वो कितना डिसाइड करना है, ये आप उनके साथ नेगोशिएट करेंगे। कितना नेगोशिएट कर सकते हैं, अगेन कंपनी पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ पर पहुँच कर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है, सेविंग्स भी करनी है और सारे काम करने हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैंने एक कोर्स अभी रिसेंटली जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए लॉन्च किया है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, यहाँ पर आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी पॉजिटिव फीडबैक मिली है मुझको जिन लोगों ने भी लिया है वो, क्योंकि उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो आपकी वेल-बीइंग के ऊपर होता है, और जब भी आप अपनी फाइनेंशियल वेल-बीइंग को इम्प्रूव करते हैं, आपकी फैमिली अपलिफ्ट होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जीसीसी एक्सपर्ट आपके पास क्या-क्या मसले हो सकते हैं, कहाँ-कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन-किन चीज़ों को आपको देखना चाहिए उस कोर्स के अंदर, कंप्लीट डिटेल के अंदर। ऑलमोस्ट 3 एंड हाफ आवर्स का कोर्स है वो, उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों टॉपिक से रिलेटेड। इस पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, जितने भी ऑप्शंस हैं यूएई के अंदर रहते हुए इन्वेस्ट करने के, वो कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट की थी ललित के साथ, जो कि एक इंडियन है। हमने देखा कि इंडियंस किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा-सा डिफरेंट उनका माइंडसेट होता है। उस पॉडकास्ट में आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।